पिछले वीडियो में हमने बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के विषय परिवार के बारे में पढ़ा था। उसी परिवार की पर चर्चा करते हुए आज संयुक्त परिवार की बारे में बताते हैं कि ग्रामीण भारत में जो पारिवारिक व्यवस्था है वो संयुक्त परिवार की है। हमारे देश में अब आज भी 65 से 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है किसी न किसी रूप में। प्रारंभिक स्तर पर परिवार का जो संयुक्त परिवार का स्वरूप था उसमें 3 या 3 पीढ़ी से अधिक पीढ़ी के सदस्य के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। सामान्य रसोई गृह, सामान्य भोजन, सामान्य पूजा गृह और सब कुछ सामान्य था। संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था। कृषि में एक साथ पारिवारिक उपभोग की इकाई के रूप में कार्य करता था और जो मिलता था उसे सामूहिक रूप से बांट लेते थे। इसी हिसाब से उनका जीवन संचालन होता था और होता है। लेकिन वर्तमान स्वरूप में परिवार का जो 3 या अधिक पीढ़ी वाला जो स्तर है वो बदलकर 2 या पीढ़ी तक सिमट कर रह गया है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप पारिवारिक स्थिति जो है, पारिवारिक संरचना है, उसमें बदलाव आ गया है। उसी आधार पर परंपरागत संयुक्त परिवार, ग्रामीण भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था के संदर्भ में ही अगर हम चर्चा करें तो हमारे समाज की स्थिति क्या होती है उसके बारे में आज हम बताएंगे और उसके संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर हम एक परिवार को संयुक्त या एकाकी परिवार में पहचान सकते हैं। इस संदर्भ में एस.सी. दुबे ने कहा था, जब कई परिवार एक साथ मिलकर रहते हों, उनमें निकट का नाता हो, एक स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में काम करते हैं तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर परिवार की या संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, जो इस प्रकार है। संयुक्त परिवार का सामान्य निवास स्थान होता है, यानी सभी व्यक्ति एक ही निवास स्थान में मिलजुल कर रहते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक। रसोई गृह सामान्य होता है, यानी परिवार की सभी स्त्रियां मिलकर के एक ही रसोई गृह में सभी के लिए भोजन बनाती हैं और सभी उसका उपभोग करते हैं। सामान्य संपत्ति संपूर्ण होती है, सामूहिक होती है। व्यक्तिगत संपत्ति को कोई स्थान नहीं होता है और सामूहिक रूप से ही उसका उपभोग होता है। यदि परिवार का एक सदस्य कोई 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो 50,000 उस व्यक्ति के न होकर के परिवार के होते हैं और परिवार के निर्णय के आधार पर ही उनका उपभोग किया जाता है। सामान्य पूजा स्थल, विभिन्न तीज, त्यौहार, परंपरा, रीति रिवाज, प्रथाओं के दौरान सभी व्यक्ति मिलकर एक ही जगह पूजा करते हैं, एक ही जगह धार्मिक रीति रिवाजों से कार्य संपन्न करते हैं। सदस्यों का निश्चित संचरण, संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य का एक निश्चित स्थान होता है। परिवार का मुखिया जो होता है, सर्वे सर्वा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उसका मुखिया होता है। उसके बाद उस मुखिया के सबसे बड़ी संतान जो है वो उसके बाद उसका स्थान आता है, फिर उसके बाद उसकी माँ का स्थान आता है, उसके बाद ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी का स्थान। इस प्रकार परिवार के प्रत्येक सदस्य का कोई ना कोई स्थान निश्चित होता है और एक निश्चित संचरण पाया जाता है। पारस्परिक अधिकार व कर्तव्य, प्रत्येक व्यक्ति या स्त्री या पुरुष के निश्चित अधिकार व कर्तव्य दिए जाते हैं। उन कर्तव्य और अधिकारों के आधार पर पारिवारिक संस्था का सफल संचालन संभव हो पाता है। मुखिया की सत्ता, यानी जो सर्वा और जो बुजुर्ग सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वही मुखिया कहलाता है, कर्ता होता है और उसका जो निर्णय है वही सर्वोपरि होता है। किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे पर अगर वो जो निर्णय ले लेता है, परिवार के सभी सदस्य को उसे मानना पड़ता है। इसीलिए पणिक्कर एक हिंदू समाजशास्त्री हैं या धर्मशास्त्री हैं, जिन्होंने कहा है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है। परिवार एक समिति और संस्था दोनों है, ऐसा मैकइवर पेज कहते हैं। समिति व संस्था क्या होती है, यह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। संस्था सामूहिक रीति रिवाज, प्रथा, परंपराओं का एक संगठन समूह होता है और समिति व्यक्तियों का एक समूह होता है जो निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाई जाती है। तो परिवार में व्यक्तियों के रूप में अगर देखा जाए, सदस्यों के रूप में देखा जाए तो परिवार एक समिति है। विभिन्न अधिकार व कर्तव्य दायित्व होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, जिनका संचालन वे सफल रूप से करने के प्रयास करते हैं। और संस्था इस आधार पर है क्योंकि परिवार का प्रत्येक कार्य जो निश्चित नियमों, प्रथा और रीति रिवाजों के अंतर्गत होता है, अगर कोई व्यक्ति उससे विरुद्ध कार्य करता है तो उसे पारिवारिक सदस्यता खोनी होती है। इस आधार पर एक परिवार, एक समिति और संस्था दोनों है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी हैं और कुछ गुण भी हैं। संयुक्त परिवार के गुणों की चर्चा अगर हम करें तो संयुक्त परिवार के गुणों में सबसे पहले आता है शासन संबंधी कार्य।
परंपरागत भारतीय समाज के अंतर्गत व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है और परिवार का प्रतिनिधित्व एक मुखिया करता है। इस प्रकार से कर्ता उसका शासक होता है या मुखिया उसका परिवार का संपूर्ण शासक होता है, जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण बागडोर होती है और संपूर्ण परिवार पर उसका एक अधिकार होता है। वो जिस आधार पर जैसे भी चाहे वो निर्णय लेता है और परिवार के सभी सदस्यों को वो निर्णय मान्य होते हैं। दूसरा है बच्चों का उचित पोषण करें। संयुक्त परिवार के अंतर्गत यह संयुक्त परिवार एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जिसमें जो नवीन बच्चे होते हैं, हमारी नवीन संतानें होती हैं, वो विभिन्न व्यक्तियों के देख रेख में उनका शिक्षण होता है, समाजीकरण होता है। उनमें सेवा, त्याग, तत्परता, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग, परोपकार आदि भावनाओं का विकास जो होता है वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत ही होता है, जिसकी आज के वर्तमान समय में सबसे बड़ी कमी उजागर हो गई, क्योंकि संयुक्त परिवार जो है वो विघटित हो रहे हैं और बच्चों का संपूर्ण समाजीकरण व पालन पोषण संयुक्त परिवार में जिस प्रकार होता था, आज में कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, क्योंकि लोग एक साथ मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं किसी कारणवश, और उसका स्थान जो है वो विभिन्न प्रकार के पालन गृह, क्रैच और विभिन्न व्यक्तिगत प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो उनका अधिग्रहण कर रही हैं परिवार संबंधी कार्य का। जहाँ परिवार संयुक्त परिवार निःशुल्क भावना, निस्वार्थ भाव से बच्चों का पालन पोषण करती है, वहाँ इनके लिए हमें अब आर्थिक रूप से या पे करना होता है, खर्च करना होता है, तब हमें ये संस्थाएं जो हैं सहयोग उपलब्ध करवाती हैं। और वर्तमान समय में बच्चों को नौकर की देखरेख में रहना होता है, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। तो यह स्थिति बच्चों में दोषपूर्ण समाजीकरण को बढ़ावा दे रही है। बच्चे एकाकी प्रवृत्ति का शिकार हो रहे हैं, मानसिक तनाव है बच्चों में। तो आज परिवार का, संयुक्त परिवार का जो ये प्रारंभिक जो कार्य था, जो बच्चों के पालन पोषण का, उसका अधिग्रहण अब द्वितीयक संस्थाएं करने लगी है। तो द्वितीयक संस्थाओं की वजह से आज उनका उचित समाजीकरण नहीं हो पाता है। यह संयुक्त परिवार का इम्पोर्टेंट जो प्रकार है वह यह है। अनुभवपूर्ण मार्गदर्शन। संयुक्त परिवार में सभी प्रकार के स्त्री पुरुषों का निवास होता है। परिवार में वृद्ध व्यक्तियों का विशेष स्थान दिया जाता है, उन्हें विशेष दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें जीवन के अनुभव जो है उनके उतार चढ़ाव संबंधी वो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। युवा सदस्यों की अपेक्षा परिवार के सदस्य अधिक अनुभवी होते हैं। अनुभव के आधार पर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको अपने अनुभवों के आधार पर निर्देशित करते हैं और उनके कई जगह उनके जो अनुभव हैं वो मान्य भी होते हैं और महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। इसलिए परिवार जो है अनुभवपूर्ण मार्गदर्शन का कार्य करता है। संयुक्त परिवार। धन का सामूहिक व उचित प्रयोग। संयुक्त परिवार की यह विशेषता है कि वहाँ संपत्ति और धन का कोई बंटवारा नहीं होता। संपत्ति व्यक्तिगत न मानी जाकर सामूहिक मानी जाती है। परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो कमाए या ना कमाए, उस पर बराबर खर्च किया जाता है और कर्ता के नियंत्रण के दौरान आवश्यक खर्चों से बचा जाता है। जरूरी जो महत्वपूर्ण खर्चे होते हैं उन्हीं को देखा जाता है। आय और संपत्ति पर किसी सदस्य का विशेषाधिकार नहीं होता है। और यही जो अंतर है वो आज वर्तमान में एकाकी परिवार और प्रारंभिक संयुक्त परिवार में अंतर दिखाई देता है, क्योंकि वर्तमान में एकाकी परिवार की प्रवृत्ति संपत्ति के बंटवारे की वजह से ही बढ़ रही है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति यह चाहते हैं कि जो अगर कमा रहे हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को भौतिकतावाद और शाही तरीके से जीने की अभिलाषा होती है सबकी, अपनी इच्छाओं को पूरी करने पर अधिक जोड़ते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में इच्छाओं का त्याग पर महत्व दिया जाता है। अगला है धन का सामूहिक व उचित संपत्ति के विभाजन से बचाव। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य सम्मिलित रूप से रहते हैं, इसलिए संपत्ति का विभाजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। संयुक्त परिवार व्यापार या किसी धंधे में संयुक्त संपत्ति का प्रयोग करके अधिक वृद्धि एक साथ अधिक वृद्धि करने की उम्मीद में लगे रहते हैं और कृषि संबंधी भी कृषि का विभाजन होने से बच जाता है। छोटे छोटे भूमि जो बढ़ रही हैं उनका विभाजन होने से बच जाता है। इसलिए एक संयुक्त रूप से संपूर्ण कृषि क्षेत्र पर सामूहिक रूप से उपभोग की इकाई के रूप में कार्य करते हैं और संयुक्त संपत्ति होने के कारण अनावश्यक खर्चों पर रोक लग जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में संपत्ति की सुरक्षा भी होती है। श्रम विभाजन व उत्तरदायित्व की भावना। इरावती कर्वे ने कहा है कि इन्होंने अध्ययन किया था पारिवारिक और नातेदारी व्यवस्था पर भारतीय समाज में, तो इसमें यह भी बात निकल कर सामने आई कि संयुक्त परिवार एक व्यक्ति के पद उसके आर्थिक क्रियाकलापों को निश्चित कर देता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन जो है
आयु व लिंग के आधार पर होता है। जैसे स्त्रियां गृह कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, पुरुष बाहर का कार्य करते हैं। और आयु के आधार पर जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन्हें थोड़ा देख रेख, पारिवारिक बच्चों की देख रेख संबंधी कार्य दिया जाता है। युवा व्यक्तियों को थोड़ी मेहनत वाला कार्य दिया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार योग्यता व क्षमता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य दिया जाता है। और इस प्रकार श्रम विभाजन व उत्तरदायित्व की भावना का विकास प्रारंभ से ही संयुक्त परिवार में होता है और जो आगे जाकर हमारे समाजीकरण के दौरान महत्वपूर्ण मानी जाती है। संकट काल में बीमा, संस्कृति का रक्षक। संयुक्त परिवार की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारी परंपरागत भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। तो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि हम आज भी संयुक्त परिवार में ही रह रहे हैं। उसका स्वरूप जरूर बदलता जा रहा है। तो संयुक्त परिवार में संस्कृति की निरंतरता, परंपराओं की निरंतरता व स्थायित्व बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय संयुक्त परिवार परिवर्तन और नवीनीकरण के प्रारंभ से ही विरोधी है। जो हमारी प्राचीन प्रथाएं हैं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, सामाजिक मान्यताएं आदि आज भी इसी वजह से जीवित है, क्योंकि हमारे परिवार व्यवस्था के अंतर्गत उनको आज भी मान्यता दी जाती है। संकटकालीन बीमा। संयुक्त परिवार के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार नहीं होता है, जो कि आज की महत्वपूर्ण बीमारी बनती जा रही है। क्योंकि व्यक्ति एकाकी, बड़े बड़े महानगरों के अंतर्गत व्यक्ति एकाकी प्रवृत्ति में जीने के कारण मानसिक तनाव का शिकार होता जा रहा है। लेकिन संयुक्त परिवार के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न हमारे अपनों के बीच में रहता है, तो उसे सुख और दुख का जो भी अनुभव होता है उन्हें साझा करता है। और प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता होता है। इसलिए संयुक्त परिवार में अनाथ बच्चे, विधवा, वृद्ध व्यक्तियों की ऐसी शरण स्थली मानी जाती है जो अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके चिंता से मुक्त रखती है। इस प्रकार संयुक्त परिवार अपने सदस्यों के लिए संकटकालीन बीमा होता है, जिसमें श्रम योग वयस्कों से कार्य लिया जाता है और असमर्थ वृद्धों और बालिकों की रक्षा की जाती है। सामाजिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। भारत में हिंदुओं में बाल विवाह के प्रचलन के कारण जब तक वर वधू आत्मनिर्भर न हो तो उनका भरण पोषण जो है वो संयुक्त परिवार द्वारा होता है। संयुक्त परिवार अनाथ, वृद्ध, विधवा और परित्यक्ताओं के लिए एक उत्तम शरण स्थली है। इसके लिए उन्हें द्वितीयक संस्थाओं का सहारा नहीं लेना पड़ता। आजीवन उनके संरक्षण का कार्य जो है परिवार व्यवस्था के अंतर्गत होता है। संकटकालीन विकट परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों की देखरेख, भरण पोषण का कार्य भी संयुक्त परिवार का नैतिक उत्तरदायित्व बन जाता है। तो इस प्रकार इन सभी गुणों के कारण संयुक्त परिवार आज भी जीवित है। और गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी हैं संयुक्त परिवार संस्था के अंतर्गत, जो दोषों की चर्चा अगले वीडियो में या ई कंटेंट के माध्यम से की जाएगी।